सो हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था इसको, शेयर वाले चैप्टर को। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है कि शेयर स्ट्रेस उस बीम में कितना होगा जिसकी डेप्थ वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे इधर D2 है, इधर D1 है, डेप्थ चेंज कर रही है ना हर एक सेक्शन में। उस केस में हमने देखना कि कैसे निकालते हैं शेयर स्ट्रेस। उसके लिए क्या फॉर्मूला शेयर स्ट्रेस का, VU जो शेयर फोर्स आ रही है प्लस माइनस MU मोमेंट डिवाइड बाई D इंटू टैन वीटा, ठीक है, अपॉन B इंटू D, वही बैट जो इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन है, ये यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है ना। नेगेटिव साइन तब होगा जब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव साइन तब यूज होगा जब बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज कर रही होगी विद द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, अब हमें पता है इस बीम के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगी। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं इधर की तरफ जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है ना, हमारी बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज हो रही है। उस केस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे इधर। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा पॉजिटिव करेंगे अगर वो मतलब जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में अगर डेप्थ हमारी डिक्रीज हो रही हो, ऐसे भी हो हमारी, है ना। इस तरह से अगर बीम हो हमारी कैंटिलीवर बीम, इधर जो है डेप्थ ज़्यादा है, इधर कम है, उसमें ऐसे ही बनेगा। इस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट बढ़ रही है, डेप्थ घट रही है। इस केस में हम जो साइन लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे उस फॉर्मूले के बीच में। ठीक है, यही लिखा पॉजिटिव एंड द बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। ये हो गया। फिर उसके बाद हाँ ये देख लो, जो HYST वार होते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड वार। ठीक है, इसकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म वार। इसमें जो ये रिप्स होती है जो बनी होती है ना सरकमफ्रेंस पे, इनको रिप्स बोलते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे होती हैं, इनको लग्स बोलते हैं। जो हमारी FE 250 250 वार होते हैं, उनमें बॉन्ड डेवलप कैसे होती है, ड्यू टू एडेशन एंड फ्रिक्शन ओनली, है ना। जो हमारी HYST होती है, क्योंकि जो 250 वाली वो प्लेन होती है ऐसे, तो लेकिन जो HYST है उसके ऊपर रिप्स वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन और इंक्रीज हो जाती है। फ्रिक्शन वगैरह की वजह से ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ती है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि ये हमारा कोई वार है, ठीक है, जिसके ऊपर इधर लग रही है कोई टी फोर्स, टेंशन फोर्स लग रही है, उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो स्ट्रेस है टाउ VD का, ठीक है, उसका एरिया क्या हो जाएगा 2πr। ये लेना हमें सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ, सरकमफ्रेंस इंटू लेंथ हमें एरिया मिल जाएगा। एक बार फिर से देखो, ये सरकमफ्रेंस और इंटू ये वाली लेंथ L, ठीक है, टाउ VD इंटू 2πr इंटू L। ये हमें ये इसे इक्वेट कर देना हमने, ये वाले जो एक्सटर्नल जो T लग रही है इंटू πr² एरिया। इधर से जो देखेंगे ये फार्मूला बनता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फार्मूला। बाकी फॉर सिंपली सिंगली रेनफोर्स बीम उसके लिए ये होता है
लीव रहा हूँ, मेरे पता डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये हमारी आ जाएंगी डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाउ वी डी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है उसकी परमिसिबल लिमिट है फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन के लिए 20, 50, 30, 35, 40 के लिए। इसके लिए 1.5, उसके बाद 2 बढ़ाते हो। ठीक है, इधर 2 बढ़ाते हो। फिर उसके बाद जो इन HYST का केस होता है इन टेंशन, उस केस में हमारा टाउ वी डी होता है जो 60% इंक्रीज कर जाता है। और जो हमारा माइल्ड स्टील का केस होता है इन कंप्रेशन, उस केस में क्या होता है, जो हमारा टाउ वी डी होता है वो हम 25% इंक्रीज करते हैं उस फॉर्मूले के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा, ठीक है ये आगे भी लिखा होगा लेकिन मैं इधर भी बता देता हूँ आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है टाउ वी डी का। ये होता है टाउ वी डी इजिकल टू 0.87 FY 5/4 डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, और इसको इधर भी लिख सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो गए, सीधा ही मैं बताता हूँ। डेवलपमेंट लेंथ का जो ऐसे करके लिखा होता है मैक्सिमम 87 FY 5/4 टाउ वी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस केस में अलग अलग, जैसे अगर HYST बार है, इस वैल्यू को जो टेबल में वैल्यू है उसको हमने 60% से इंक्रीज कर देना। कैसे करना, अगर 2 वैल्यू है, ठीक है टेबल से 2 वैल्यू आ रही है, उसको हमने 1.60 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। फिर उसके बाद अगर हमारा HYST बार है वो कंप्रेशन में है, ठीक है, तो उसकी जो ये है ना टाउ वी डी परमिसिबल, ये 200% इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा टाउ वी डी है परमिसिबल ज़्यादा होना चाहिए, जितना कैलकुलेट ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए हमारे टाउ वी डी कैलकुलेटेड से। फिर उसके सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, उसमें मैक्सिमम शीयर फोर्स होती है हमारी स्पोर्ट्स पे। और इन कंटिन्यूस एंड फिक्स्ड बीम मैक्सिमम जो हमारी शीयर फोर्स अकर करती है कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होते हैं, 2 चीज़ होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, ये होता है यहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ऐसे ये वाला ये पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और हमारी अगर कोई बीम है, ठीक है, उसका कर्व ठीक है, जो चेंज इन द जो कर्व की शेप में चेंज हुआ होता ना, जो ये चेंज आता है इलास्टिक कर्व का, ऐसे चेंज डायरेक्शन कर रहा है ना, ऐसे करके आप देख सकते हो, ऐसे जहाँ ऐसे आप देखते हो चेंज, इसको ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे चेंज हुआ कर्व का। जी हमने पीछे भी देखा कैलकुलेट करना, ये टाउ वी डी लग रहा है वार के ऊपर, वार टी लग रहा है, फिर उसका टाउ वी डी इंटू 2πr इंटू एल इक्वल टू 2t इंटू πr स्केयर करके हमें फॉर्मूला निकल जाता है डेवलपमेंट लेंथ का। ठीक है, ये फार्मूला जो मैंने पीछे बताया आपको, ये इधर से निकलता है। ये LSM में ये फार्मूला होता है और WSM में ये फार्मूला होता है। जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइडेड होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए डेवलपमेंट लेंथ परमिसिबल से। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा इसका बॉन्ड स्ट्रेस जो ग्राफ बनता है एक्चुअल में बनता है ऐसे,
ठीक है। इधर मैं बताता हूँ, इधर से आप सही सुनो। जो इधर होता है, इधर फोर्स ज़्यादा होती है, पीछे पीछे कम होती है, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनता है हमारा एक्चुअल में। लेकिन IS कोड हम बोलता है कि हमने इसको यूनिफॉर्म लेना है, इस चीज़ को यूनिफॉर्म मान के डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन हम ऐसे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है। हाँ, ये इन्होंने लिखा है एज पर IS 456/2000 ये हमारा कॉन्स्टेंट इस कंसीडर कॉन्स्टेंट, इसको हम कंसीडर करते हैं। टाउ VD 0.16 FCK की पावर 2/3 होता है हमारा टाउ VD का फॉर्मूला। ये डिफरेंट ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये है, फिर इसका कंप्रेशन आ गया, उसको नीचे वाली वैल्यू को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके बाद अगर H/CD इंटेंशन है वो 4 × 1.60 हो जाएगा, 1.60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 60% से इंक्रीज़ करता है। फिर H/SD वार इन कंप्रेशन, तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या होता है, 1.6 भी आ जाएगा, 1.25 भी आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब हमारी डेवलपमेंट लेंथ क्या आती है, LD। ये किसके इक्वल होती है, मोमेंट अपॉन जो शीयर फोर्स आ रही है, ठीक है। यूनिट से भी आप देख सकते हैं, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर mm बचेगा डिस्टेंस में, तो इसका यूनिट ये होता है। बट फॉर सेफ्टी पर्पस हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एनकरेज लेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा हो जाता है LD = MU/VU + L0। L0 है एनकरेज लेंथ, ताकि थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए। अगर हमारा 45 डिग्री का एनकरेज है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके एनकरेज वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। एनकर करते हैं ना, उस केस में उसकी एनकरिंग की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है। 4/5 फॉर ईच 45 डिग्री। अगर 90 है तो कितना हो जाएगा, 8/5। अगर 135 है, फिर ऐसे ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ एनफोर्समेंट इज कन्फाइंड इन कंप्रेशन, अगर एनफोर्समेंट कन्फाइंड है इन कंप्रेशन, देन द MU/VU इज इंक्रीज्ड बाय 1.30 और 30%। ये देख सकते हो, LD = 1.3 MU/VU + L0, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यू है। 45 की डिग्री 4/5, 90 डिग्री के लिए 8/5, 135 के लिए 12/5, 180 डिग्री के लिए 16/5। ये वही है, ये वैल्यू हर एक 45 डिग्री के लिए होता है 4/5। उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो, को हर एक एंगल के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बंडल में, जब हम बार यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो हम बार ऐसे प्रोवाइड करें या तो ऐसे करें। अगर हम सिंगल वाल यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें डेवलपमेंट लेंथ कम चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू फॉर बंडल। क्योंकि बंडल में क्या होता है कि जो बंडल में हम यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इनके साथ कंटैक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, तो जो कंक्रीट के साथ है एरिया वो कम हो रहा है। तो इस वजह से जो हमारी LD होती है सिंगल वार की, वो कम होती है एज कम्पेयर टू बंडल में। तो बंडल में हम 4 से ज़्यादा जो वार नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इस केस में कंटैक्ट एरिया ज़्यादा होता है सिंगल में। जब 2 वार हो जाता है, कंटैक्ट एरिया इन दोनों का बन जाता है, पूरे वार का नहीं बन पाता, तो कम हो जाता है। जैसे जैसे वार बढ़ाते जाते हैं हमारा कंटैक्ट एरिया कम होता जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है, अगर 2 बार यूज़ हो रहे हो तो उस केस में डेवलपमेंट लेंथ कितनी इंक्रीज होती है, 10%। अगर 3 बार यूज़ करें 20%, अगर 4 बार यूज़ करें 33%।
अब नेक्स्ट आ गया स्प्लाइसिंग क्या होता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग क्या होता है वो देखते हैं। एक ये मतलब कि जब हमारा वार की लेंथ छोटी पड़ जाती है, अब उसकी एक्चुअल में हमें जो चाहिए वो लॉन्ग लेंथ चाहिए, तो उस केस में हम क्या स्प्लाइसिंग करते हैं। एक बार ये है और एक बार ये है, इन दोनों को हम जोड़ने के लिए स्प्लाइसिंग करते हैं। अगर हमारा वाई ग्रेटर देन 32 mm है तो उस केस में देन लैपिंग नॉट डिज़ायरेबल। पहले होती थी 35, हमें कोड नहीं माना था, लेकिन अब रिवाइज कोड के अकॉर्डिंग अगर वाई डाया वार ग्रेटर देन 32 mm है तो फिर हमें ये प्रोवाइड करने स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केस 1 आ गया हमारा। हाँ, एक और चीज़, अगर ये लार्ज डाया के बाहर उस केस में अगर हमने स्प्लाइसिंग करनी है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा वेल्डिंग कर दो। ठीक है, कोड कहता है उसके लिए वेल्डिंग कर दो अगर लार्ज डाया की है और ग्रेटर देन 32 mm है। ठीक है, इक्वल लेंथ के उसके अगर बेंडिंग टेंशन है, ठीक है, बेंडिंग टेंशन का केस है, उस केस में लैप लेंथ हम कितनी प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम डाई ऑफ वार। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू हुई उसको हम मिनिमम लैप लेंथ मानेंगे। अगर ट्रैक्टर टेंशन का केस है, उस केस में 2 LD और 35 के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम लेंगे मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ। थर्ड केस बनेगा अगर कंप्रेशन का केस है, उस केस में मैक्सिमम डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेंगे, मैक्सिमम लैप लेंथ, डेवलपमेंट नहीं लैप लेंथ कितनी लेंगे, डेवलपमेंट लेंथ और 24-5 के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको लेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले जितने भी केस बताए ये उस केस के बताए हैं कि जो हमारे जो वार डाया है वो सेम है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस सेम डाया के वार हम यूज़ करते हैं। अगर हम डिफरेंट डाया के वार चूज़ कर रहे हैं तो फिर उस केस में हम प्रेफर करेंगे कि ये मारना इधर 5 की वैल्यू मारना, किसको मारना है, स्मॉल डाया के वार को अपने 5 की वैल्यू को मारना है। ठीक है, हाँ ये चीज़ मैंने ऊपर ही बताई ना कि अगर वेल्डिंग हमने कब प्रेफर करनी है, अगर लार्ज डाया के वार है तो उस केस में वेल्डिंग प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद आ गया कपलर। कपलर क्या होता है, ये एक वार जॉइंट होता है विद द हेल्प ऑफ कपलर। ठीक है, हम जॉइन करते हैं ऐसे, एक एक बार हमारा ये और एक बार हमारा ये। कपलर कैसा होगा, ऐसे इन दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को फिक्स करेगा, ऐसे करके जुड़ जाएगा, ऐसे करके कपलर को जोड़ते हैं। लैप लेंथ के बीच में जो कोई ऐसे डिफरेंट वो कितना स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, जैसे एक ये वाली आ रही है, एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों और इन दोनों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, स्पेसिंग है 1.3 टाइम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, इतना होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। आगे नेक्स्ट क्या कि नॉट ग्रेटर देन और मोर देन 50% ऑफ वार शुड बी स्प्लाइस्ड एट वन प्लेस। एक प्लेस हमने 50% से ज़्यादा पावर को नहीं स्प्लाइस करना है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता गया कि उसकी मूवमेंट रेजिस्टेंस पावर होगी बीम की कम हो जाएगी। अगर एक ही जगह ज़्यादा जॉइंट हमने डाल दिए 50% से ज़्यादा स्प्लाइसिंग करती तो फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए हम स्टैगर करते हैं और उसके बीच में स्पेसिंग कितनी हमने कम से कम 1.3 तो होनी चाहिए। ठीक है, 1.3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1.3 टाइम डेवलपमेंट लैप लेंथ होनी ही चाहिए इतनी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारी बीम है, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनेगी। इधर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है,
हमने प्रेफर करना कि इधर नहीं प्रोवाइड करनी हमने स्प्लाइसिंग, क्योंकि इधर मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट है, इधर फेलियर होने का मैक्सिमम चांसेस है, तो हम साइड में करेंगे। इधर नो स्प्लाइसिंग होता है क्योंकि वीक एरिया मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट है। फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग इज नॉट रिकमेंडेड एट लोकेशन वेयर बैंडिंग मूवमेंट ग्रेटर दैन 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ यूनिट। यही हमने ऊपर जो डिस्कस किया पॉइंट। फिर उसके बाद टाउ वी डी की जो वैल्यू है डिफरेंट वैल्यू, हमने WSM में भी पहले हमने LSM वाली पढ़ी, वही 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, ठीक है, टाउ वी डी की वैल्यू। अभी LSM वाली पीछे पढ़ी। अब ये WSM में क्या होता है कि ये भी कई बार पेपर में पूछ लेता है, लेकिन कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी ऐसे पता होना चाहिए। 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 ये वैल्यूज़ टेबल पेपर में आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉर्शन वाला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।